today we are going to discuss a very important fill in the blanks. ये जो fill in the blanks है ये आपके MBBS सेकेंड ईयर में जो RUHS यूनिवर्सिटी है, राजस्थान की जो यूनिवर्सिटी है, उसके क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे और ये कुछ सालों पहले ही पूछे गए हैं, रिसेंट के ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो चलिए इन फिल इन द ब्लैंक्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहला फिल इन द ब्लैंक्स है डैश इज द डबल स्टैंडर्ड RNA वायरस एसोसिएटेड विद डायरिया इन इन्फेंट्स। तो देखो इस क्वेश्चन में कुछ सोचना ही नहीं है। क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि इसके पीछे कारण है कि केवल एक ही वायरस ऐसा वायरस है जो कि बहुत ही फेमस वायरस है और वो डायरिया कॉज करता है। तो यहाँ पर जो हिंट है ना वो ये डबल स्टैंडर्ड RNA वायरस, ये हिंट नहीं है, यहाँ हिंट है डायरिया इन इन्फेंट्स। तो इसमें क्या होगा, जो आंसर है वो बेसिकली आंसर बहुत ही ईजी है हमारा और वो है रोटा वायरस। रोटा वायरस, ठीक है, क्योंकि पूरे जितने भी अपनी जो बुक्स हैं उसके अंदर एक ही वायरस है जो डायरिया कॉज करता है और वो डिटेल में दिया हुआ है। और भी वायरस हैं पर वो छोटे मोटे वायरस है, इंपॉर्टेंट वायरस एक ही है जो डायरिया कॉज करता है। तो इसके लिए आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि GIT में कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन करता है, कौन सा वायरस करता है, कौन सा प्रोटोजोआ करता है, कौन सी फंगस करती है। इतना पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो, क्योंकि रोटा वायरस ही है जो कि डायरिया कॉज करता है। GIT का एकमात्र वायरस यही है, फेमस वायरस, ठीक है। इसके अलावा जो रोटा वायरस जो होता है इसकी खास बात क्या है, इसमें डबल स्टैंडर्ड RNA तो होता ही होता है, साथ ही कैसा होता है, ये सेगमेंटेड डबल स्टैंडर्ड RNA वायरस होता है, सेगमेंटेड डबल स्टैंडर्ड RNA वायरस। और सेगमेंटेड है मतलब इसके बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। तो कितने सेगमेंट्स होते हैं? टोटल 11 सेगमेंट्स होते हैं इसके। ओके, ये इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है डैश इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्रेवलर्स डायरिया। देखो ट्रेवलर्स डायरिया क्या होता है, बेसिकली ट्रेवलर्स डायरिया का मतलब होता है कि अगर आप किसी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हो और ट्रैवल करने के बाद 3 से 5 दिन के अंदर आपके डायरिया हो जाता है। और ये जो होती है बेसिकली कब होता है, जब आप किसी टेम्परेट कंट्री, कोई भी टेम्परेट कंट्री है उससे आप जब बेसिकली किसी ट्रॉपिकल कंट्री में ट्रैवल करते हो तो उस दौरान क्या होता है, नॉर्मली लोगों के लगभग 3 से 5 दिन के बाद क्या होता है, डायरिया हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ट्रेवलर्स डायरिया। और जरूर नहीं, इंडिया में भी कई बार ऐसा होता है कि अगर आपका नॉर्थ के और आपका कॉलेज साउथ में हो या फिर आप साउथ से हो एंड योर कॉलेज इन द नॉर्थ, इन दैट कंडीशन ऑल्सो यू फेस दिस प्रॉब्लम दैट आफ्टर कमिंग टू द कॉलेज within 3 to 5 days you are facing the problem of diarrhea. So that is travelers diarrhea. So diarrhea which is caused due to the traveling, it is a travelers diarrhea. Okay, so अब हम बात करते हैं कि इसके causative agents क्या है। So there are many causative agents of the travelers diarrhea. Travelers diarrhea के बहुत सारे causative agents होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, E. coli भी होता है, इसके अलावा अपना जो सीजेला है वो भी होता है, एक कैम्पाइलोबैक्टर वो भी होता है, ठीक है। पर यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली हमसे एक ही नाम पूछा गया है तो हम वो नाम बोलेंगे जो कि मोस्ट फेमस है। तो मोस्ट कॉमन होता है E. coli। तो ये होता है मोस्ट कॉमन कॉज, मोस्ट कॉमन एजेंट होता है ये ट्रैवलर्स डायरिया का। क्योंकि ये मोस्ट कॉमन है तो हम जो है इसी को ही रिकमेंड करेंगे। तो इसका आंसर है E. coli। ओके, अब आता है सेजिला कॉजेस। थर्ड क्वेश्चन, C नंबर क्वेश्चन, सेजिला कॉजेस। तो C जो है, तो बेसिकली अगर मान लीजिए सेजेला का पूछा हुआ है तो हम सीधा बोल देंगे कि भाई जो सेजेला है वो सिजिलोसिस कॉज करता है, सेजेला कॉजेस सिजिलोसिस। पर यहाँ पर हम लिखेंगे बेसिलरी डिसेंट्री। बेसिलरी डिसेंट्री ये एक तरह का GIT का इन्फेक्शन होता है। होता क्या है कि हमारी जो डिसेंट्री होती है वो 2 प्रकार की होती है। जो डिसेंट्री है वो 2 टाइप्स की है। सबसे पहले होती है हमारी बेसिलरी डिसेंट्री और दूसरी होती है अमीबिक, ठीक है। ये जो बेसिलरी डिसेंट्री होती है ये होती है सिजिला की वजह से, ये होती है सिजिला की वजह से। और जो अमीबिक होती है ये होती है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका की वजह से, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका ये आपने NCERT में भी पढ़ रखा होगा, NCERT में भी इसका नाम आता है, ठीक है। तो ये 2 डिसेंट्री होती है जो कि आपके बुक्स के अंदर दी हुई है। तो इसमें से हमसे पूछा था सिजिला क्या कॉज करता है, तो सिजिला कॉज करता है बेसिलरी डिसेंट्री। अब फर्क क्या होता है इन दोनों डिसेंट्रीज के अंदर
कि अगर किसी के बेसिलरी डिसेंट्री हो जाती है, सपोज दैट आपके पास कोई पेशेंट आता है और वो कह रहा है कि मेरे डायरिया हो रखा है, डायरिया के साथ ब्लड भी बाहर आ रहा है, म्यूकस भी बाहर आ रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि वो सेजेला की वजह से हो रहा है या अमीबा की वजह से हो रहा है? तो बहुत सिंपल है, ठीक है। सिंपल कैसे है कि अपने को कुछ नहीं करना है कि अगर मान लीजिए जो स्टूल है बंदे का, वो अगर चिपक रहा है, जो भी कंटेनर है, जब वो सुबह फ्रेश होता है, डिफिकेशन करता है, तो उसकी जो टॉयलेट सीट है या फिर जो भी कंटेनर में हम सैंपल ले रहे हैं, उसके स्टूल सैंपल ले रहे हैं, अगर वो चिपकता है उससे, ठीक है, और दूसरा उसमें बदबू आ रही है, तो वो होता है सिजिला की वजह से हुआ है, वो बेसिलरी डिसेंट्री है, और उसमें से बदबू नहीं आ रही है और ना ही वो कंटेनर के चिपक रहा है, तो इसका मतलब वो अमीबिक डिसेंट्री है। तो यहाँ पर अगर हमसे पूछ लिया जाए कि सिजिला क्या कॉज करता है, तो सिजिला कॉज करता है बेसिलरी डिसेंट्री। तो ये 3 क्वेश्चन हमारे हो गए। नाउ फोर्थ वन, कॉबवेब इन CSF इज सीन इन डैश मेनिंजाइटिस। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मेनिंजाइटिस क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज मेनिंजाइटिस। तो ये जो क्वेश्चन थे, जो शुरुआत के 3 क्वेश्चन थे, दीज 3 क्वेश्चंस, ये हमारे आए थे GIT से, और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है जो CNS है वहाँ से। तो मेनिंजाइटिस क्या होता है कि जब हम CNS चैप्टर पढ़ते हैं, तो CNS चैप्टर के अंदर बेसिकली 2 फेमस जो डिजीज हैं वो होती है सेफेलोपैथी और एक होती है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होता है कि जैसे हमारा ब्रेन है, ये आपने NCERT में भी पढ़ रखा है कि जो हमारा ब्रेन होता है उसकी 3 लेयर्स होती हैं। देयर आर 3 लेयर्स ऑफ अवर ब्रेन, ड्यूरा मैटर, पायर मैटर और अरेक्नॉइड मैटर, ठीक है। तो इसमें से क्या होता है कि जो ब्रेन की 3 लेयर हैं, अगर उनमें कोई बैक्टीरिया, वायरस या अमीबा इन्फेक्शन कॉज करता है, तो उसकी वजह से जो सिम्टम्स आते हैं उसको हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस। और अगर जो प्रॉपर ब्रेन है, ब्रेन का सेरिबेलम है, ब्रेन का जो मटेरियल है, ब्रेन का जो कॉर्टेक्स है, सेरिबेलम नहीं कॉर्टेक्स है, उसमें कोई इन्फेक्शन होता है, मोस्टली ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम उसको बोलते हैं एन्सेफेलोपैथी। और ये जो मेनिंजाइटिस होता है, इसका सबसे फेमस सिम्टम्स होता है स्टिफ नेक। अगर किसी बंदे की जो नेक है, गर्दन है, बिल्कुल स्टिफ हो गई है, अकड़ चुकी है, स्टिफ नेक हो जाती है, तो मेनिंजाइटिस हो जाता है। तो मेनिंजाइटिस बेसिकली 3 प्रकार का होता है। पहला वो जो बैक्टीरिया की वजह से हो, पायोजेनिक मेनिंजाइटिस। दूसरा वो जो वायरस की वजह से होता है, ठीक है, वायरल मेनिंजाइटिस। और तीसरा होता है जो ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, ट्यूबरकुलर, ठीक है। इनमें अंतर क्या होता है कि पायोजेनिक के अंदर क्या होता है, जो CSF है वो बहुत ज़्यादा एलिवेट हो जाता है, एलिवेटेड हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एलिवेट कर जाएगा CSF, ठीक है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। वायरस के केस में मॉडरेटली एलिवेट करेगा, और ट्यूबरकुलर के केस में स्लाइटली एलिवेट करेगा। सॉरी, हाँ, ट्यूबरकुलर के केस में जो होगा वो मॉडरेटली एलिवेट करेगा, और वायरस के केस में स्लाइटली एलिवेट करेगा। इसके केस में न्यूट्रोफिल्स आएंगे एक्शन में। जब इसका एक्शन होगा तो न्यूट्रोफिल्स का नंबर बढ़ जाएगा, और इन दोनों के केस में लिम्फोसाइट्स का नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। अब जहाँ पर हम अगर बात करें तो फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ देखने को मिलती है, यहाँ पर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाता है, ठीक है, यहाँ पर भी ग्लूकोज डिक्रीज करेगा और यहाँ ग्लूकोज नॉर्मल रहेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली बड़े बड़े जो होता है डिफरेंस होते हैं। तो कॉबवेब जो अपना क्वेश्चन है कि कॉबवेब अपीयरेंस अपने को कहाँ दिखाई देती है, तो वो दिखाई देती है ट्यूबरकुलर के अंदर, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के अंदर। तो इसका जो आंसर है यह कॉबवेब इन CSF सीन इन ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। अब आता है फुल फॉर्म ऑफ NIH स्वैब। तो ये NIH स्वैब क्या होता है, ये क्वेश्चन आपके रेस्पिरेशन चैप्टर से पूछा गया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से, कि अगर किसी के रेस्पिरेटरी सिस्टम में, अगर मान लीजिए रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर किसी में इन्फेक्शन हो जाता है, तो जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर बन गए और आपके पास कोई पेशेंट आया,
और इस पेशेंट ने बताया कि उसके कई दिनों से खांसी जुकाम है, कॉमन कोल्ड एंड कफ है। तो ये पता लगाने के लिए कि किस वायरस ने इन्फेक्शन किया है, डेफिनेटली आप लोग क्या करोगे, उसके जो सिक्रेशंस है, जो उसके थ्रॉट स्वैब लोगे, उसके जो नोज है उसमें से जो सिक्रेशंस हो रहे हैं वो लोगे। तो वो सब लेने के लिए जो हम स्वैब यूज़ करते हैं वो होती है बेसिकली NIH स्वैब। और इस NIH स्वैब में इस NIH का कुछ मतलब नहीं होता, इसका मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ओके। और फिर हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो है एंटीजेनिक वेरिएशन सीन इन इन्फ्लुएंजा वायरस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार ये शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो ये है एंटीजेनिक वेरिएशन। तो जो अपना इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस, उसके अंदर दो तरीके की वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। एक देखने को मिलती है एंटीजेनिक ड्रिफ्ट और एक देखने को मिलती है एंटीजेनिक शिफ्ट। ठीक है, एंटीजेनिक ड्रिफ्ट और एंटीजेनिक शिफ्ट क्या होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना क्योंकि कई बार ये शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है। एंटीजेनिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है कि कोई वायरस था, उसका जैसे मान लो कोई जेनेटिक मटेरियल था, इसने हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कर दिया। ठीक है, इन्फेक्ट इन बॉडी, इसने हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज कर दिया। अब हुआ क्या, इस वायरस के खिलाफ बन गए एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट, अगेंस्ट इट। अब क्या हुआ, इस एंटीबॉडीज ने क्या किया, इस वायरस के ऊपर कंट्रोल कर लिया, इस वायरस को मार दिया या इसको कंट्रोल कर लिया किसी तरह बॉडी के अंदर। अब इस वायरस ने, अगर मान लीजिए इस वायरस ने क्या किया, अपने अंदर कोई पॉइंट म्यूटेशन हो गया इस वायरस के अंदर, इस वायरस के अंदर किसी प्रकार का कोई पॉइंट म्यूटेशन हो गया। ठीक है, इसका जेनेटिक मटेरियल चेंज हो गया। अब जैसे ही इस वायरस के अंदर कोई पॉइंट म्यूटेशन होगा, इसका जेनेटिक मटेरियल चेंज होगा। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि पॉइंट म्यूटेशन की वजह से अब जो ये जो एंटीबॉडीज बनी थी वो अब इस वायरस के ऊपर काम नहीं करेंगे। इस वायरस का एक नया स्ट्रेन तैयार हो गया है, क्योंकि ये पहले मान लो कि वायरस 1 था। ठीक है, अब एंटीजन, अब पॉइंट म्यूटेशन होने के बाद ये बन गया वायरस 2। इस वायरस का एक नया स्ट्रेन तैयार हो गया पॉइंटेशन की वजह से। तो अब ये जो एंटीबॉडीज हैं जो इस वायरस 1 के खिलाफ बनी थी, ये इस वायरस 2 पर काम नहीं कर सकती। तो ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। पर ये जो होती है इतनी खास नहीं होती, क्योंकि अगर एक वायरस जो है, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे मान लो कि ये जो एंटीबॉडीज थी ये अब इस वायरस 2 के ऊपर काम नहीं कर सकती, क्योंकि अब ये जो वायरस 2 है ये एक अलग तरीके का वायरस है। जो एंटीबॉडीज बनी थी वायरस 1 के खिलाफ बनी थी, अब वायरस 1 में हो चुका है पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन। तो ये वायरस 2 पर, ये एंटीबॉडीज वायरस 2 पर काम नहीं कर सकती जो कि पॉइंट म्यूटेशन के बाद बना है, क्योंकि ये बिल्कुल एक अलग स्ट्रेन है वायरस का। पर क्या होगा, हमारी बॉडी को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसके खिलाफ दोबारा एंटीबॉडीज बनाने में, क्योंकि बस एक पॉइंट म्यूटेशन हुआ है। तो इतना, जैसे मान लो ये थी एंटीबॉडी 1, तो ये बन गई एंटीबॉडी 2 इस वायरस को मारने के लिए। तो ये क्या है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, ये प्रोसेस बहुत ही इजी प्रोसेस होता है और जल्दी से एंटीबॉडीज बन जाती हैं। तो एक पॉइंट, और दूसरी बात, एक पॉइंट म्यूटेशन से कुछ नहीं होता। एक वायरस को लगभग 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट म्यूटेशंस करने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर कोई वायरस जो है वो इतना शक्तिशाली बनेगा कि वो एंटीबॉडीज से खुद को बचा पाए, अपना एक पूरी तरीके से एक नया स्ट्रेन तैयार कर पाए और एक एपिडेमोलॉजिकली सिग्निफिकेंट हो पाए। तो ये, इसको हम बोलते हैं एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। और ये जो एंटीजेनिक ड्रिफ्ट होती है, ये बेसिकली जो इन्फ्लुएंजा वायरस 'ए' और 'बी' इनमें पाई जाती है, जो इन्फ्लुएंजा वायरस 'ए' और 'बी' होते हैं इनमें पाई जाती है। और इनसे कोई बहुत बड़ा आउटब्रेक नहीं होता, इनमें बीच बीच में छोटे छोटे आउटब्रेक होते रहते हैं और ये बहुत फ्रीक्वेंट होती हैं। ये एंटीजेनिक ड्रिफ्ट जो होती है बहुत फ्रीक्वेंट होती हैं, लगभग एवरी 2 to 3 ईयर्स ये होती रहती हैं। ठीक है, ओके। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं एंटीजेनिक शिफ्ट के बारे में।
शिफ्ट के बारे में। शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि पूरी तरीके से शिफ्ट कर दिया है। अब इसमें क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो एंटीजेनिक शिफ्ट होती है ये ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं होती है, लेस फ्रीक्वेंट होती है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, हर 10 से 20 साल में होती है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है कि 2009 में जो स्वाइन फ्लू आया था ना, जिसको हम बोलते हैं H1N1 फ्लू, स्वाइन फ्लू, वो इसका एग्जाम्पल है। होता क्या है कि कुछ जो वायरस होते हैं वो होते हैं, इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई इंसान की बॉडी है, मान लो ये कोई ह्यूमन बॉडी है, इसमें क्या हुआ, दो वायरस ने इन्फेक्शन कर दिया। एक तो ये एक वायरस था जिसका नाम मैंने रखा वायरस 1। इसने क्या किया, एक इंसान के अंदर इन्फेक्शन कर दिया। ऑन द सेम टाइम किसी दूसरे वायरस ने, जो इसी की मतलब स्पीसीज तो नहीं, इसी के जीनस से, इसी की फैमिली से बिलोंग करता था, ऐसे किसी दूसरे वायरस ने सेम टाइम पे इस पर्सन में इन्फेक्शन कर दिया। और ये जो दोनों वायरस थे, इन्होंने क्या किया, अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर लिया। इनके अंदर जेनेटिक रिस्टोरमेंट हो गया। क्या हो गया, जेनेटिक रिसॉर्टमेंट हो गया। तो जब दो वायरसेस के बीच में जेनेटिक रिसॉर्टमेंट हो जाता है, दो अलग अलग फैमिली या दो अलग अलग जीनस के वायरस आपस में मिक्स कर जाते हैं, जेनेटिक रिसॉर्टमेंट देखने को मिलता है। उस वजह से एक तीसरा वायरस बनता है, जिसका जेनेटिक मटेरियल इन दोनों से कंप्लीटली डिफरेंट होता है। तो दैट इज कॉल्ड जेनेटिक शिफ्ट। और ये ज्यादातर उन वायरसेस में देखा जाता है जिनके जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं सेगमेंटेड होते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे मान लीजिए ये वायरस है, इसका जेनेटिक मटेरियल ऐसे सेगमेंटेड है, कई सारे सेगमेंट्स का मिलके बना हुआ है। ये कोई दूसरा वायरस है, इसका जेनेटिक मटेरियल भी ऐसे सेगमेंट्स में बना हुआ है। ये दोनों वायरस ने गलती से सेम टाइम पर एक ही बॉडी में इन्फेक्शन कर दिया, तो ये कई बार अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर लेते हैं और जेनेटिक रिसॉर्टमेंट हो जाता है, जिस वजह से एक तीसरा अलग प्रकार का वायरस बन के आता है। इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो ये था, इसमें ये था, दूसरा वायरस जो था वो ये दूसरा वायरस था, इसका जेनेटिक मटेरियल ये था। इन दोनों के बीच में क्या हो गया, जेनेटिक रिसॉर्टमेंट हो गया। तो उससे क्या हुआ कि एक तीसरे प्रकार का वायरस बन गया, और वो ऐसा वायरस बन गया, तीसरा वायरस ऐसा वायरस बन गया, ठीक है। तो यहां जो था, ये जो वायरस है, जो तीसरा वायरस है, ये बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट है इन दोनों से, ठीक है। तो अब ये जो है स्ट्रेन है, बहुत पावरफुल स्ट्रेन है। अब इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने में अपनी बॉडी को टाइम लगेगा। पिछले वाले में ड्रिफ्ट में तो क्या था कि एक दो पॉइंट म्यूटेशन हुए थे, तो एंटीबॉडीज जो थी उनको नई एंटीबॉडीज बनने में इतना टाइम नहीं लगा, ठीक है। पर यहाँ जो वायरस है कंप्लीटली डिफरेंट है, और ये जो होगा ज्यादा इन्फेक्शियस है, अपने प्रीवियस जो पेरेंट थे उनसे है। और ये ज्यादातर शिफ्ट उन वायरसेस में देखा जाता है जिनमें ऐसे सेगमेंटेड जेनेटिक मटेरियल होता है। तो सेगमेंटेड जेनेटिक मटेरियल किस में होता है, एक तो रोटा वायरस में, जैसे कि अपने पुराना अभी अभी पढ़ा है कि 11 सेगमेंट का बना होता है, और एक इन्फ्लुएंजा वायरस में। तो इन दोनों में देखने को मिलता है। और इनमें क्या होता है, जेनेटिक शिफ्ट और ड्रिफ्ट, जो ड्रिफ्ट होती है सेगमेंटेड वायरसेस में ज्यादा देखने को मिलती है। तो इसका आंसर है जेनेटिक शिफ्ट एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस फ्रॉम RUHS यूनिवर्सिटी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।